तो आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या चीज़ को डील करते हैं? देखो, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। तो किसी भी रिएक्शन का स्पीड को हम लोग इसमें डील करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं जनरली वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्शन होता क्या है? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, ये रिएक्शन कहलाता है। तो कोई भी रिएक्टेंट कितना जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? उसकी स्पीड कहलाती है। और उसी को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे कि भाई इस चैप्टर में मेनली क्या है, अपना स्पीड ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना। अब सीन यहाँ पर ये कुछ बेसिक अगर अपन समझे तो ध्यान देना, जब कभी भी एक रिएक्शन प्रोसीड करता है यानी फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है, तो इनिशियली जब टाइम जीरो है यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है 100% और प्रोडक्ट उस टाइम पे एक बार नहीं बना होता, एक भी नहीं बना होता। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर कुछ टाइम हो गया, लेट अस अज्यूम 10 मिनट हो गया एग्जांपल के तौर पे, 10 मिनट बाद ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, 70 हो गया, अब प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 30। 30 ही क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितना इधर कम होता है उतना ही इधर बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो 100 से 70 होने में कितना टाइम लगा उसको? तो अगर मैं तुमको बोलूं इसका स्पीड निकालो तो कैसे निकालोगे? तो इसका स्पीड क्या निकलेगा? स्पीड निकलेगा चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये कैसे निकलेगा इसका स्पीड? अगर निकालने बोले तो अपन यहाँ पर स्पीड ध्यान देने इधर ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ? तो सीन यहाँ पर यह कि चेंज इन हमेशा कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है यहाँ पर? 70 माइनस इनिशियल क्या है यहाँ पर? 100 अपॉन टाइम कितना लगा यहाँ पर? 10 माइनस 0। सही है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70 माइनस 100 कितना होता है? -30 अपॉन 10 माइनस 0 10। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? -3। तो स्पीड कितना हुआ इसका? बट स्पीड तो माइनस में आ नहीं सकता, तो इसका मतलब कुछ गलती की है। तो गलती कुछ नहीं की है। सीन यहाँ पर ये है कि जब माइनस, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं आ सकता, बट जब भी हम लोग आगे इसमें करेंगे हमेशा हमको माइनस में ही मिलेगा। इसलिए इनिशियली हम लोग यहाँ पर अज्यूम करके चलेंगे कि भाई सामने में पहले से माइनस है। ठीक है, यानी ये -3 के सामने में ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो ये क्या होगा? माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो आंसर क्या निकलेगा? +3, क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस नहीं निकल सकता। ये तो हो गया किसके रेस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के। तो वैसे ही प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकालो। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? 30, इनिशियल कितना है? एक भी नहीं, मतलब 0 होता है, तो 0 अपॉन टाइम कितना लगा? 10 माइनस 0। ठीक है, 30 माइनस 0 30, 10 माइनस 0 10, ये कितना आया? 3। एक चीज नोटिस करो, चाहे तुम स्पीड रिएक्टेंट के हिसाब से निकालो या तुम स्पीड प्रोडक्ट के हिसाब से निकालो, दोनों की स्पीड क्या आएगी? सेम आएगी। यानी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। स्पीड तो एक रिएक्शन की निकल रही है ना, तो स्पीड हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी, चाहे तुम विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालो चाहे विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालो। ये चीज क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज है सर, जैसे रिएक्टेंट के सामने हम लोगों को माइनस अज्यूम करना पड़ा था, प्रोडक्ट के सामने नहीं करना पड़ा। प्रोडक्ट के सामने क्या था फिर? प्लस था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होते जा रही है। तो यहां पर ये जो माइनस है वो क्या चीज को इंक्रीज करता है? उसका डिक्रीमेंट को, डिसअपीयरेंस को, यानी कि वो गायब हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये माइनस क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? उसके डिसअपीयरेंस की, रिएक्टेंट कम होते जा रहा है। वेयर एज यहां पर जो प्लस है वो क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? उसके अपीयरेंस को या इंक्रीमेंट को। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम बाय टाइम कम होते जाएगा, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम बाय टाइम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस है वो उसके डिसअपीयरेंस को, और प्लस जो है वो उसके अपीयरेंस को इंडिकेट कर रहा है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो निकालना कैसे समझ में आया? अभी इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो कैसे लिखाएगा? तो ध्यान देना, जब टाइम t 0 था तो रिएक्टेंट क्या था अपने इनिशियल फेज पे, तो कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में भी सीख चुके हैं। अब क्योंकि इनिशियल है तो मैं यहाँ पर R0 लगा देता हूँ। ठीक है, इनिशियल है तो R0। वैसे प्रोडक्ट इनिशियल में क्या लिखूंगा मैं? P0। और कुछ टाइम बाद कितना होगा? नॉट नहीं आएगा, बस R1 R2 R3 जो लिखना लिखो, नहीं तो खाली R लिखो तो भी चलेगा। वैसे इसके लिए क्या आएगा? फाइनल के लिए P। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कहाँ पर क्या क्या था। 70 की जगह में क्या था? R। तो यहां पर इसका क्या निकलेगा तुमको?
मैं इसको कहाँ पर लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा इसका, R कंसंट्रेशन ऑफ R माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट डिवाइड बाय T2 माइनस T1 डाल देते हैं इसको भी, तो ये T2 माइनस T1। वैसे इधर का क्या निकलेगा, ये फाइनल है तो कंसंट्रेशन ऑफ P माइनस जीरो क्या था P नॉट, तो कंसंट्रेशन ऑफ P नॉट अपॉन सेम केस T2 माइनस T1। अभी सबको पता है कि चेंज इन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक बात नोटिस करो, ध्यान दो इधर बेटा, ये तो हो गया सर, लेकिन सामने माइनस भी तो था, तो इसके सामने में और क्या रहेगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन। अब ध्यान से सुनना, अगर चेंज इन को तुमने पूरे रिएक्शन के लिए निकाला है, पूरे रिएक्शन के लिए निकाला है, तो वो कहलाता है एवरेज। और अगर तुम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हो तब वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस, तब वो क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। मैं यहां पर अभी एवरेज फिलहाल लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं डेल, तो डेल किसका चेंज हो रहा है यहां पर, कंसंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का, तो यहां पर R अपॉन नीचे भी चेंज इन हो रहा है, तो डेल किसका चेंज इन है, टाइम का, तो T, तो ये माइनस डेल R बाय डेल T। वैसे इधर क्या निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल हो रहा है चेंज, किसका हो रहा है कंसंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ प्रोडक्ट है इसलिए डेल P अपॉन क्या आएगा नीचे में डेल T। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। और यहां दोनों से मेरे को एक चीज और भी ये पता चली कि भाई दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि माइनस डेल R अपॉन डेल T विल बी इक्वल्स टू प्लस डेल P अपॉन डेल T। सही है गलत है, वहां प्लस इसलिए लिखा हूं इंडिकेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना, प्लस क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, उसके अपीयरेंस को इंडिकेट कर रहा है। वैसे माइनस क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, उसके डिसअपीयरेंस को, ठीक है। यहां लिख देता हूं डिसअपीयरेंस, ये डिक्रीमेंट लिख दिया था, डिसअपीयरेंस को, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहां से एक चीज क्लियर होगा, जितना कम होते जाएगा उतना ही बढ़ते जाएगा, ये समझ में आ गया। रेट भी दोनों का सेम ही निकलेगा, यानी जो निकाले अपन क्या है वो एक्चुअल में स्पीड है, क्या है वो स्पीड। तो स्पीड को यहां पर अपन बोलते हैं रेट। रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पीड को किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वही चेंज इन पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है हमारे लिए, रेट कहलाता है। यानी ये जो फॉर्मूला निकला है वो और कुछ का नहीं, किसका है, रेट, यानी कि और कुछ नहीं स्पीड। इंडिकेट करने के लिए मैं स्मॉल आर यूज कर रहा हूं, तो यहां पर स्मॉल आर क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो फॉर्मूला निकाला है मैंने वो किसका है, रेट ऑफ द रिएक्शन का। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, एक इस चीज का है रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके ठीक है ना। सीन यहां पर ये है कि सर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में रेट स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, ओके। अभी मैं बोला कि रेट ऑफ द रिएक्शन दो टाइप का होता है, क्या क्या बोला था, एक बोला था एवरेज और एक बोला था इंस्टेंटेनियस। दोनों का मतलब क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है एक रिएक्शन कंप्लीट जर्नी में कितना स्पीड में था। सिंपल भाषा में, एक रिएक्शन को पूरा शुरू से आखिरी तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो क्या कहलाएगा उसका एवरेज, यानी एक बड़ा इंटरवल। सिंपल भाषा में बोला जाए तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, छोटा इंटरवल, एकदम छोटा सा पॉइंट पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, सिर्फ एग्जांपल तुमको समझाने के लिए, ये 100 से 70 गया तो बड़ा चेंज था, हाँ 30% का चेंज है, बड़ा चेंज है। छोटा चेंज करना हो तो जैसे 100 से 99 में गया, कितना परसेंट चेंज हुआ, एक। हालांकि उससे भी कम में लेते हैं, बट 1% भी बहुत कम चेंज है, ठीक है हमारे लिए अभी। तो 1% का अगर चेंज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो वो एवरेज नहीं निकलेगा, फिर वो कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस निकलेगा। तो क्या दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, फॉर्मूला सेम ही होता है, फॉर्मूला सेम ही होता है, क्योंकि दोनों में क्या निकाल रहे हैं अपन, रेट। और रेट क्या पढ़े अपन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो फॉर्मूला होता दोनों का सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है और वैल्यू अलग अलग लोगे। जैसे यहाँ पर डेल क्या चीज को इंडिकेट करता है, मेजर चेंज को। अभी क्योंकि एवरेज निकालना है तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या चेंज लेंगे, माइनर चेंज। तो उसको क्या लिखेंगे अपन, डी से। फॉर्मूला सब सेम रहेगा, बट डेल की जगह क्या आ जाएगा, टी। जहां पर डी क्या चीज को इंडिकेट करेगा, माइनर चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज को, ठीक है। एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर मेरे को कोई चेंज निकालना है, एकदम माइन्यूट टाइम इंटरवल पर, तब वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
और पूरा बड़े रेंज ऑफ टाइम के लिए निकालना है या काफ़ी लंबी जर्नी के लिए निकालना है तो फिर क्या कहलाएगा वो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि भाई जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होते जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा और प्रोडक्ट का बढ़ते जाएगा। तो उसको ग्राफिकली समझे थोड़ा सा अपन, ध्यान देना। मैं यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। ये एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट में जनरली हम लोग क्या लेते हैं, टाइम को लेते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहा हूँ मैं। अब एक बात सोचो, दिमाग लगाओ पहले। यहाँ पर इनिशियली जब टाइम t 0 था तो 0 यहाँ पर होता है, रिएक्टेंट कितना था 100, यानी यहाँ पर रहा होगा कहीं पर। ये क्या है तुम्हारा R0, ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ऐसे कम होता जाएगा। सही है गलत है? कम तो होगा, ये सही है, बट जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया वो गलत है। अब ऐसा क्यों? अब अगर उसका एकदम सिंपल एग्जांपल अपन देकर समझे तो वेरी गुड। जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल किस्म का बच्चा है, उसको भूख लग रहा है, ठीक है। एग्जांपल दिया था, याद है? 4 रोटी है उसके प्लेट में, ठीक। फेवरेट सब्जी है उसकी और रोटी भी फेवरेट है उसकी, और कतई भूख भी लग रहा है उसको, ठीक। एग्जाम्पल मान के चलो 4 रोटी में उसका पेट भर जाएगा। तो पहला रोटी जब वो खाएगा तो जितने स्पीड से खाएगा वो पहला रोटी खत्म करेगा, क्या उतने ही स्पीड में वो दूसरा रोटी भी खत्म करेगा? क्यों? मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा। मन तो नहीं भरेगा, दोनों फेवरेट है, कहाँ मन भरेगा, ठीक है। पेट भर जाएगा, सही है ना। क्या हुआ, जब हम लोग की भूख ज्यादा थी, ठीक है, यानी कि क्या था, कंसंट्रेशन ज्यादा था रिएक्टेंट का हमारे पास, तो हमारा स्पीड क्या था, ज्यादा था। जैसे अब थोड़ा सा कन्वर्जन हो गया, कंसंट्रेशन क्या हो गया, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी क्या होते जाएगा। यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो स्पीड सड़ाक से कम होगी, यानी कि ये ऐसे कम नहीं होगी, ये कैसे कम होगी पता है, ये ऐसे कम हो जाएगी। बट जैसे ही थोड़ा कम होगा उसके बाद फिर वो ऐसे कम होगी, फिर और धीरे कम होगा तो फिर वो और ऐसे कम होगी, फिर और धीरे में फिर और ऐसे, फिर और धीरे में फिर और ऐसे। तो ये ऐसे करते करते कैसा ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है, देखो ध्यान से, इधर एक कर्व ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये, ठीक है। तो रिएक्टेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनाते हैं अपन चेंज इन का, तो नो डाउट रिएक्टेंट कम तो होगा, दैट इज ओके, कम होगा ही होगा, पक्का है, ठीक है। बट सीन यहां पर ये, क्या इक्वली कम होगा इक्वल इंटरवल पे, तो नहीं। पहले जल्दी कम होगा, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा धीरे 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 कम होगा वो, यानी उसके कम होने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आया समझ में? अगर सेम ग्राफ में प्लॉट करूं प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा ग्राफ, देखो ध्यान देना। एक चीज यहां पर से ये क्लियर हो गई है कि भाई जो भी चेंजेस होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो इक्वल होंगे। जीरो नहीं होगा रिएक्टेंट, नहीं, रिएक्शन कोई सभी कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता, आसपास भी नहीं आएगा, ठीक है। और हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो स्टडी करते हैं किसी भी रिएक्शन का स्पीड निकालने के लिए, वो हम लोग सिर्फ टिल इक्विलिब्रियम तक करते हैं। रिएक्शन इक्विलिब्रियम के कितने पहुंच रहे हैं, कितने टाइम पे पहुंच रहे हैं, वो हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालने का मेन मोटो होता है, ठीक है। सिर्फ हम लोग इक्विलिब्रियम निकालने तक का स्पीड स्टडी करेंगे, उसके बाद का स्टडी नहीं करते। तो इसीलिए देख नोटिस करो, यहां पर एक ग्राफ यहां पर आकर रुक गया। अब इसके बाद एक चीज नोटिस करो, इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जाते जाएगा, क्योंकि यहीं पर आने के बाद वो क्या अचीव कर लेता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी दोनों ग्राफ को बना के मिक्स करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल एक चीज नोटिस करो, यहां पर बताया था याद है, रिएक्टेंट जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना ही बढ़ेगा। तो यहां पर जिस हिसाब से रिएक्टेंट कम हो रहा है प्रोडक्ट उसी हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा, टाइम t 0 पे प्रोडक्ट कितना था, यानी कहां पर रहेगा वो, यहां पर 0 पे। जैसे जैसे कम हुआ है वैसे वैसे वो बढ़ेगा, तो उसका ग्राफ आई थिंक कुछ इस तरीके से बनेगा, सही है। वैसे कम हुआ ये भी और वैसे वो बढ़ रहा है। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इतने में? अगर मैं वो दोनों ग्राफ को मर्ज कर दूं एक में, ठीक है, दोनों को मर्ज कर देते एक ही ग्राफ में, तो ध्यान देना इधर ना, ये टाइम हो गया और ये तुम्हारा कंसंट्रेशन हो गया। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले इनिशियल R0 था यहां पर, वैसे यहां पर P0 था, ठीक है। R0 कम हुआ है और यहां पर रिएक्शन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P0 था, ये धीरे धीरे बढ़ा है। एक चीज नोटिस करो दोनों में, ध्यान दो इधर, ना तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन
फाइनल टच किया लाइन को, और ना ही ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइनल टच किया इस लाइन को। दिख रहा है इसके नीचे है अभी भी वो, ठीक है। और यहां पर एक एट अ सर्टेन टाइम आने के बाद ये दोनों के लाइन जो है वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने का मतलब क्या है पता है, वो इक्विलिब्रियम पहुंच गया। कहां पहुंच गया वो, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। और वहीं तक का अपने को स्टडी करना होता है रेट ऑफ रिएक्शन। इतना समझ में आया, कोई डाउट इतने में, पक्का, ठीक है। अब इसका अगर अपन स्लोप निकालते हैं, स्लोप पता है क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब सिंपल भाषा में होता है बेंडिंग। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस से उसका एंगल। ठीक है चलो कोई बात नहीं। स्लोप का मतलब होता है बेंडिंग सिंपल भाषा में, कि वो जो भी तुमने ग्राफ या कर्व जो भी बनाया है तुमने, वो कितना बेंड हो रहा है। स्ट्रेट लाइन है कि बेंड हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, दिख रहा है बेंड हो रहा है करके, वो भी बेंड हो रहा है, दोनों बेंड हो रहा है, तो दोनों में स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, आर, बेस कौन है यहाँ पर, ठीक। तो क्या निकलेगा तुम्हारा, चेंज इन परपेंडिकुलर अपॉन चेंज इन बेस हो जाएगा, यानी चेंज इन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मैं यहाँ पर माइनस लिख दूं तो सही है गलत है, तो माइनस वहां पर क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, कि वो स्लोप नीचे जा रहा है, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। नोटिस किए, स्लोप नीचे जा रहा है, तो कभी भी स्लोप नीचे जाता है तो हमेशा उसके सामने क्या लगता है, वो माइनस इंडिकेट करता है कि भाई वो डिक्रीज हो रहा है करके। वैसे यहां पर अगर मैं निकालूं इसका स्लोप, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी वाई अपॉन एक्स, वो भी dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो स्लोप क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ गया। कई बार क्वेश्चन इसी को पूछ देता है कि रिएक्टेंट टाइम और प्रोडक्ट टाइम में स्लोप क्या चीज को इंडिकेट करता है करके। इतना पॉइंट क्लियर है, वो प्लस होगा, हाँ वो प्लस रहेगा स्लोप, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना। माइनस नहीं कर, स्लोप जब डिक्रीज होता है तो माइनस होता है, स्लोप जब इंक्रीज होता है तो प्लस होता है। ये पॉइंट क्लियर, इतने में किसी कोई डाउट है, पहले क्लियर करो जल्दी से, नहीं आगे बढ़े, पक्का, ठीक है। चलो अभी यहां पर ध्यान देना, यहां पर से ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ता है। तो चलो स्टडी करते हैं। पहला तो एक बताया था अभी, यहां पर क्या बोला था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, बताया था भूख कितनी है, ठीक है। तो क्या होगा अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ध्यान से सुन लो, डिपेंडेंसी बता रहा हूं, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हुआ तो उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना जल्दी जल्दी उसका कन्वर्जन होगा, ठीक। अगर भूख ज्यादा लगी है तो जल्दी जल्दी खिलाएगा, भूख कम लगी है कितना भी अच्छा रहे वो धीरे धीरे ही खिलाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। दूसरा क्या डिपेंडेंसी है, चलो टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। तो ध्यान देना सर, टेम्परेचर में दो केस होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यह सभी को पता है अपने को कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वेरी गुड, हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो अगर इस रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो कम हो जाएगा, वेरी गुड। और एंडो मतलब होता है हीट एनर्जी चाहिए इसको, तो अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। ये तो स्पेसिफिक हो गया। इन जनरल टर्म में ऐसा पाया गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जनरल टर्म में अगर कभी भी पूछे, देखो वो स्पेसिफिक टर्म है कि एक्सो में बढ़ाएंगे तो कम होगा, एंडो में बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, बट जनरल टर्म में अगर अपन देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये जनरल टर्म है, ठीक। तीसरा, वेरी गुड, कैटलिस्ट। तब देखो कैटलिस्ट होता क्या है, वेरी गुड, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। नाम पे ध्यान दो, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो कैटलिस्ट का काम क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया, ठीक। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, तो देखो
सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा रिएक्टेंट जो है उनको रिएक्ट करने के लिए बड़ा सरफेस एरिया मिलेगा, तो उतना जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। यानी सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा। और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अब ध्यान देना, प्रेशर के ऊपर। लेकिन ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है? गैस वाले। वेरी गुड। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैस वाले में काम करेगा, बाकी सब में काम नहीं करता। इसलिए हम लोग इसको जनरल टर्म में स्टडी नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। बट प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, तो हाँ करता है, याद रखना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में, जिसमें गैस इन्वॉल्व होगा। अगर गैस इन्वॉल्व हुआ तो प्रेशर काम करेगा। और जनरल टर्म में क्या होता है, अब इसका थोड़ा सीन बैठेगा। ये किस चीज़ को फॉलो करता है, ली चैटले प्रिंसिपल को 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली प्रेशर वेरी करेगा। इतना क्लियर हुआ? इतने जितने पढ़े अभी तक उतने में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ये ओके हो गया। इतने में कोई डाउट है नहीं अभी भी, है ना। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़े अगर अपन, तो यहाँ पर अपने को एक टर्म और देखने को मिलता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले तुमको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए, दैट इज रेट लॉ। अब ये रेट लॉ क्या होता है, तो ध्यान देना इधर। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है तुम्हारा, देखो किसी भी रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए ध्यान देकर सुन लो पहले इधर, क्योंकि दो इक्वेशन पढ़ोगे तुम लोग अभी। एक जो लिखा हुआ है, अभी सुन लो, इसका नाम भी बता दे रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा रहा है, चेंज इन के फॉर्म में लिखा रहा है ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, इसलिए इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन अभी जो हम लोग रेट लॉ में पढ़ेंगे उसमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन नहीं लिखा था, उसमें क्या लिखा है। तो रेट लॉ होता क्या है पहले ये समझना। देखो रेट लॉ ये बोलता है कि कोई भी अगर रिएक्टेंट है A + B, अगर वो प्रोडक्ट दे रहा है P, ठीक है, A और B दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा है P। यहां पर A को मैंने लिया है A क्वांटिटी में और B को लिया है मैंने B क्वांटिटी में, ठीक है। कैपिटल A कैपिटल B केमिकल है, स्मॉल a स्मॉल b उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या फिर नंबर ऑफ मोल्स है। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, यहीं पर क्लियर हो गया अपने आप ही, नंबर ऑफ मोल्स अभी के लिए, ठीक है। अब वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका जो स्पीड रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन का जो स्पीड होगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आई रिपीट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन कौन से रिएक्टेंट्स है, ए और बी, रेज्ड बाय सम पावर, तो एक्स और वाई, विच मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जिनके ऊपर कुछ कुछ पावर्स होंगी और वो पावर उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा रेट लॉ। अब ऑब्वियस ही बात है, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट जुड़ेगा, तो रेट इज इक्वल्स टू के, ए का पावर x, बी का पावर y। अब यहां पर ध्यान दो, ये तो रेट हो गया, ये क्या है क्योंकि ये रेट लॉ में जुड़ा हुआ कांस्टेंट है इसीलिए इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। वेरी गुड। और एक काफी इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में, ये क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट, ए का पावर x और बी का पावर y। तो ये रेट लॉ क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी रेट लॉ में, ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी रेट लॉ में जो रिएक्टेंट दिख रहा है तुमको उसकी पावर का एडिशन क्या होगा तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका जो पावर है, क्या है पावर उसका x और दूसरा पावर क्या है y, दोनों को ऐड कर दो बस। तो यही तुम्हारा क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता तुम्हारा, यही रेट लॉ एक्सप्रेशन पे जो भी रिएक्टेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर a और b है, तो इसका जो भी पावर रहेगा इसी पावर का जो समेशन आएगा वही तुम्हारा क्या डिफाइन करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है नेगेटिव को छोड़कर, यानी
जीरो आ सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ आ सकता है। फ्रैक्शन में आ सकता है, हाँ आ सकता है। होल नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, होल नंबर तो आ ही गया, ठीक है। जीरो से ऊपर सब आएगा, 1 2 3 4 सब आएगा। फ्रैक्शन में भी आएगा, जीरो भी आएगा, पॉजिटिव सारा टर्म आ सकता है, ठीक है। हाँ नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। यानी क्या क्या आ सकता है तुम्हारा, होल नंबर आ सकता है, जीरो आ सकता है, और तुम्हारा क्या आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। तो याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी आ सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, अभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन रहे हैं, ध्यान देकर सुन लो। कोई भी रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन क्या एक स्टेप में हो गया, कि 2 स्टेप में हुआ, कि 3 स्टेप में हुआ, कि 4 स्टेप में हुआ। तो देखो सारे रिएक्शन जरूरी नहीं होते कि एक ही स्टेप में होंगे। हम लोग लिख जरूर देते हैं कि भाई एक स्टेप में हो गया करके, बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बार वो एक ही स्टेप में होगा। समझ में आया? हम लोग अपनी सहूलियत के लिए लिख देते हैं एक ही स्टेप में होगा। तो देखो ध्यान से सुनना, तो ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंपल रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना बहुत आसान होता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए काफी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाँ निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, जो सिंगल स्टेप में हो जाता है, इसी को सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो क्या उस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है? तो हाँ, उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात समझना, सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो तब निकलेगा ना जब उसका रेट लॉ लिखाएगा, और रेट लॉ तब लिखाएगा जब अपने को रिएक्शन पता होगा। अभी ये बताओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो कौन से वाले स्टेप को लेकर चलना है? वेरी गुड, स्लोएस्ट स्टेप को। जैसे अगर कोई रिएक्शन 4 स्टेप में हो रहा है तो चारों स्टेप में से सबसे स्लोएस्ट कौन सा है, वही स्टेप तुम्हारा क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएगा। यानी कि वही तुम्हारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर हो गया? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप ही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी से रेट ऑफ द रिएक्शन निकलेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकलेगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकलेगा। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इतने में? पक्का? ठीक है। और कुछ पॉइंट्स है इसमें? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे एक टर्म ऐसे ही ऑर्डर से फैमिलियर एक टर्म और है जिसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। इसको क्या बोलते हैं अपन, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या बताता है? तो एक बात से नाम पे ध्यान दो थोड़ा सा। मॉलिक्यूलैरिटी यानी मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो नो डाउट उसी से रिलेटेड है। मॉलिक्यूलैरिटी ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट की कितनी स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। कितना लिए वो फर्क नहीं पड़ता, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या बताएगा, उसका मॉलिक्यूलैरिटी। अब जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो? उदय मेथड दिया वहां कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ये क्या देता है अपने को, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी कि प्रॉब्लम क्यों है, तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि सर यहां तो ए और बी लिए थे, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उसका, एक्स और वाई। जहां पर एक्स और वाई ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकते तब तो अच्छी बात है, और लेकिन नहीं होंगे तो पता कैसे लगेगा, तो एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। वेरएज मॉलिक्यूलैरिटी कैसा कॉन्सेप्ट है, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है पता है, ये बेस्ड है तुम्हारे एवोगैड्रो के नंबर के ऊपर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, जहां पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पकड़ा मतलब एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या, कैसा कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि वो थियोरेटिकल है, ओके। अब ध्यान से सुनना, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शन तीनों हो सकता है, वहीं पर मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा। ना तो वो जीरो होगा और ना ही वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, क्या होगा ये, नेचुरल नंबर, ठीक। तो अब यहां पर सीन क्या है, तो सीन यहां पर ये ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है भाई। कोई भी पावर ऐड की, जीरो जीरो आ गई तो जीरो है, ओके है। बट मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो,
क्योंकि जीरो मॉलिक्यूल रहेगा। क्योंकि अगर किसी भी रिएक्शन में एक भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो रिएक्शन है कहाँ, तो रिएक्शन ही नहीं है फिर, ठीक है। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, नहीं भाई, मॉलिक्यूल्स या तो पार्टिसिपेट करेगा या तो नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं आधा पार्टिसिपेट कर रहा है आधा नहीं कर रहा है, ऐसा सीन तो हो नहीं सकता। इसे मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में भी नहीं आता। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसकी इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं, इसकी एक ही वैल्यूज हो सकती हैं। और नेक्स्ट मॉलिक्युलरिटी, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में भी जो सिंपल कॉम्प्लेक्स होता है, एक दो स्टेप में हो गया, उन सब के लिए निकाला जा सकता है। बट ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते जाएगा तो फिर उसके लिए भी मॉलिक्युलरिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं निकाल सकते, किसके लिए निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ये दोनों का डिफरेंस क्लियर है तुम लोगों को, इतने में कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब ध्यान देना इधर थोड़ा, तुमको एक पॉइंट बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इधर। ये जो तुम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखे हो, यहां पर यहां लिख दे रहा हूं मैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डी को जानबूझ के छोटा लिखा है इंडिकेट करने के लिए कि डिफरेंशिएशन का डी है करके वो, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है उस पर ध्यान दो इधर। अगर मैं तुमको एक रिएक्शन दे देता हूँ, उस रिएक्शन को तुमको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन सिर्फ लिखना बस है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ लिखना बस है। तो कैसे लिखोगे, एग्जाम्पल देते हैं अपन, चलो H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम पे दे रहा हूँ, ठीक है, 2HI। चलो ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का तुमको क्या करना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है, देखो इधर पहले रिएक्टेंट कौन कौन है, प्रोडक्ट कौन कौन है, पहले आइडेंटिफाई करो। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt, इसका क्या लिखाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन dt। इसका क्या लिखाएगा, प्लस डी HI अपॉन dt। हाँ रुको ना, मेरी माँ बता रही ना। तो अभी यहां पर ध्यान देना, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने हैं, इसके तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके कितने 1 है, इसके कितने 2। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकलता है, पर यूनिट निकाला जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या निकाला जाता है, पर यूनिट। तो ये 2 ठोक के लिए, तो 1 ठोक के लिए कितना होगा, 1/2, ठीक। अब ये 3 टर्म तो लिख दिए अपन। अब तीनों टर्म के बीच में क्या आएगा, यहां पर क्या दिया है प्लस, तो यहां प्लस आएगा नहीं, यहां पर गिव्स राइज टू एरो है, यानी ये इसमें बन रहा है तो ये तो इक्वल्स टू आएगा, ये ओके है। बट यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर भी इक्वल्स टू आएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों मिलकर ही ये बना रहे हैं, तो जितना ये कम होगा उतना ये भी कम होगा, पर यूनिट निकाल रहे हैं, इसीलिए तो पर यूनिट निकालते हैं ना। पर यूनिट मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कितना दिया है, चेंज दोनों का बराबर ही होगा। जितना ये चेंज होगा उतना ये चेंज होगा और उतना ये बनेगा, ठीक है। तो जितना जल्दी जल्दी ये चेंज होते जाएगा उतना जल्दी जल्दी ये भी चेंज होते जाएगा और उतना जल्दी जल्दी ये बनते जाएगा, ठीक। अभी हम लोग रेट लॉ देखे थे अपना, ध्यान दो इधर। रेट लॉ में हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इंटू रिएक्टेंट का पावर n था। ये मैंने सम अप कर दिया उसको और शॉर्ट में लिखा है, ध्यान दो। R यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो A और B था वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही था, पावर में X और Y था, जिसको ऐड करने से क्या मिल रहा था, N, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये है तुम्हारा एक्चुअल में रेट लॉ। तो रेट लॉ का फॉर्म क्या बन गया, R इक्वल्स टू K इंटू R का पावर N। R क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ द रिएक्शन, K इज व्हाट, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया इतना चीज, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो K है ना, रेट कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं अपन, ठीक है, ये सिर्फ नाम का कांस्टेंट है, क्योंकि ये होता नहीं है कांस्टेंट कुछ भी। तो पहले रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। रेट कांस्टेंट को और क्या के नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर हुआ ये चीज, अच्छा। रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने बोलेगा तो क्या करोगे, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी व्हाट इज रेट कांस्टेंट, नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट डिफाइन करने बोलेगा तो क्या डिफाइन करोगे, रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब कंसंट्रेशन यूनिटी होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट।
ठीक है, नहीं लिखा सही है, बोला भी सही, बस थोड़ा मजाकिया तरीके से हो गया, जमा नहीं पाया, कोई बात नहीं, चलो ध्यान देना। रेट कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 होगा, ठीक है, ध्यान दो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, ठीक है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज इट्स रेट कांस्टेंट। तो सही तो है, क्या गलत है? देखो ध्यान दो, अगर आर की वैल्यू को 1 रख दूं तो 1 का पावर n, n का वैल्यू कुछ भी रखो दुनिया का, 1 का पावर में तो 1 ही आएगा, तो ये तो हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हुआ? रेट कांस्टेंट के। तो वही तो बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 होता है, यानी यूनिटी होता है, उस टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा वही उसके किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है, वही किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, रेट कांस्टेंट की क्या क्या खासियतें होती हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। देखो एक बात समझना, किसी भी एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, कंडीशन है टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, याद रखना। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए एक पूरे रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? फिक्स। इसका मतलब क्या हुआ पता है? बहुत बढ़िया, इसका मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज कर दिए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये दूसरा कैरेक्टर हो गया उसी चीज का। पहला कैरेक्टर ये बोल रहा है किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एट फिक्स्ड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज किए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? कैसे चेंज होगी? तो जनरली ऐसा पाया गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। वो वाली क्लास में बेटा, छोटी वाली में। दीक्षा मैम इनकी क्लास ले लेंगे ना? हाँ क्या बोला? कहाँ? अच्छा हाँ, कहाँ पर थे? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कितने फोल्ड में इंक्रीज होती है वो अभी नहीं पढ़ रहे, उसको आगे पढ़ेंगे। आर्हेनियस बताया था, उसके लिए बेचारे के लिए कुछ छोड़ देते हैं, आगे टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी और किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ये? और ठीक है, चलो ध्यान देना, अभी तो सुनना है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कांस्टेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, वेरी गुड, बल्कि किसके ऊपर करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर करती है। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर जरूर डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है करके। इतना क्लियर हुआ? तो अब एक बात यहां से ये क्लियर हो गई कि भाई रेट कांस्टेंट सिर्फ नाम का कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू निकलेगी। एक ही रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी अलग अलग वैल्यू निकलेगी। इतना क्लियर है? बट ना सिर्फ इतना, क्योंकि रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए उसका एसआई यूनिट भी चेंज होता है। ये सबसे यूनिक कांस्टेंट है। जनरली कांस्टेंट में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि भाई अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू निकलना जायज है, हो सकता है। जैसे रेजिस्टिविटी अपन पढ़ते हैं, मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, हर एक मटेरियल के लिए इतनी निकलेगी। टेम्परेचर वेरी करने से भी वेरी हो रही है, चलो ठीक है, ओके है, बट क्या उसका ऐसा यूनिट वेरी करता है? नहीं, वो फिक्स होता है। बट यहां पर ये ऐसा कांस्टेंट है जो साला मटेरियल चेंज होने पे भी हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने पे भी हो रहा है, और इवन अगर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ तो भी हो रहा है, दैट इज ओके। बट सिर्फ वैल्यू चेंज होती तो चल भी जाता, इसकी तो वैल्यू के साथ साथ ऐसा यूनिट भी चेंज होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या क्या होगा? तो पहले स्टैंडर्ड बता देता हूं। ऐसा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये आया कैसे? तो देखो इधर ध्यान दो, यहां से k का फॉर्मूला निकालो, k इज इक्वल्स टू r अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r का पावर n। व्हाट इज r हियर? स्मॉल r, रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है तुम्हारा स्मॉल r? रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, क्योंकि अभी तो अपन इतने बार निकाले। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अपॉन टाइम था इसलिए सेकंड इनवर्स डाल दिया मैं उसको। नीचे क्या दिया है? कंसंट्रेशन ऑफ आर, यानी कंसंट्रेशन
पावर में क्या है n, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन इनटू सेकंड इनवर्स इनटू कंसंट्रेशन का पावर माइनस n, प्लस n ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस n। बेस जब सेम होता है और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड होगी तो क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है माइनस n, हो गया। तो ये वैल्यू मिला कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। जहां पर n क्या है तुम्हारा सॉरी n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n यहां पर है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब इसी बेसिस पे तुम्हारा ऐसे यूनिट ऑफ k निकलेगा, जैसे कि फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर n की वैल्यू क्या होती है, पुट कर दो। तो कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस जीरो इंटू सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस जीरो क्या होता है 1, यानी कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, कंसंट्रेशन को ही कंसंट्रेशन को किससे मेजर करते हैं, मोल पर लीटर। वेरी गुड, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। एग्जाम में तुमको ये कम और ये ज़्यादा देगा, क्योंकि बच्चे ना इसको याद करके चल देते हैं, बट उनके में ये दिमाग नहीं होता कि कंसंट्रेशन ही तो मोल पर लीटर होता है करके, ठीक है। तो उसको डिकोड नहीं करते, फिर वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना मोल पर लीटर, क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिसमें स्पेशली इंडिकेट किया है कि ऐसा यूनिट ऑफ के निकालो और वो भी टर्म दिया हुआ है मोल पर लीटर में, ठीक है। तो अगर यहां तक छोड़ के आओगे तो फालतू नंबर कटेगा, एक स्टेप और आगे करना है, कर लेना। वैसे ही फॉर फर्स्ट ऑर्डर निकालने तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1, वेरी गुड। क्या निकलेगा तो कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ना 1 माइनस 1 क्या होता है, और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, तो ये सेकेंड इनवर्स ही हुआ, ठीक है। एनीथिंग पावर 0 1 होता है तो गायब हो गया, सेकेंड इनवर्स हो गया। नेक्स्ट वैसे ही सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालें तो क्या होगा, फॉर सेकेंड ऑर्डर n की वैल्यू क्या होगी 2, तो कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2 क्या होता है तुम्हारा माइनस 1, तो कंसंट्रेशन इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, कंसंट्रेशन क्या होता है तुम्हारा मोल पर लीटर, तो होल पावर क्या हो जाएगा इसका सेकेंड इनवर्स। तो ये और डिकोड होगा, फिर -1 अंदर जाएगा तो ये मोल इनवर्स लीटर इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा लीटर, और सेकेंड इनवर्स तो h है, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक। इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछूं, फॉर nth ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऐसे यूनिट ऑफ k फॉर nth ऑर्डर, 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वैसे nth ऑर्डर के लिए क्या होगा 1 माइनस n, वही तो होगा, यही तो है भाई। n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो nth ऑर्डर के लिए तो यही है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि nth ऑर्डर के लिए ऐसे यूनिट ऑफ k क्या होगा, तो वो सिर्फ तुमको कंफ्यूज कर रहा है, होता वही है। nth ऑर्डर मतलब क्या है, n की जगह n ही रखना है, तो वही तो हुआ, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत पक्का, ठीक है। तो इसके आगे बढ़े फिर, की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन, हाँ अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, k की वैल्यू बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ते जाएगा, ये बात याद रखना। रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ते जाएगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ते जाएगा, यानी इसके डायरेक्टली रहेगा वो इन्फ्लुएंस में, ठीक है। और कोई डाउट इसमें, हाँ चलो स्टार्ट करें, बस चलो अब ध्यान दो, हाँ डिफाइन करें। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, यहाँ पर ध्यान दो। अपना अगला टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, एन की वैल्यू 0 होती है। अच्छा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, तो एक बात समझना, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिस पे रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया, अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर उसका स्पीड रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे डिफाइन करेंगे उसको, ध्यान देना। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू यानी आर इक्वल्स टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, ठीक है। बट अगर मैं उसी के लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाऊं तुम्हारा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू आर का पावर एन, सही है। अब यहां पर ध्यान दो, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं,
बट दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, बट डिफाइन दोनों एक ही को कर रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम ये फर्स्ट रिएक्शन इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ध्यान देना इधर, रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना चाह रहा हूं मैं, तो n की वैल्यू क्या रखूंगा, तो n की जगह क्या रख देता हूं, ओके हो गया। दोनों ही क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 क्या है, k इंटू आर का पावर 0। ना एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1, तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू सिर्फ k, डी टी उधर चला जाएगा, तो माइनस डी आर इज इक्वल्स टू k इंटू डी टी। माइनस को उधर ट्रांसपोज कर दूं मैं, यही पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, यहीं पर इसका ग्राफ बता दूं कि छोटा सा, चलो बगल में ग्राफ बताते हुए चलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इक्वेशन क्या है ग्राफ का, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y क्या है तुम्हारा, ये डी आर, एम एक्स, एक्स क्या है तुम्हारा डी टी, प्लस सी कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब यहां पर ध्यान देना, स्लोप क्या आ रहा है यहां पर, नेगेटिव आ रहा है, माइनस के, इसका मतलब डिक्रीज होगा। तो कैसे डिक्रीज करें अब इसको, ठीक है, तो डिक्रीज कैसे करेंगे इसको अब यहां पर, कैसे बनाएंगे, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इसको तो ये तो इंक्रीज हो गया, हाँ स्लोप तो नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप कैसा होता है, डिक्रीज होगा है ना, क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, सुनो, इस वाले को यहीं पर पॉज कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, इसके आगे अपन एक और अभी इक्वेशन बनाएंगे, उसका मैं ग्राफ बना के बताऊंगा, तुम उसके कंपैरेटिवली इसका बताना कि कैसे बनेगा करके, ठीक है। चल इसको आगे बढ़ते हैं ना, इक्वेशन 3 मिल गया ना, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल डी आर इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल के डी टी। डी आर का इंटीग्रल क्या होगा, आर, माइनस तो माइनस, के कांस्टेंट है बाहर, डी टी का इंटीग्रल टी, भूल चूक माफी सी क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सी क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ध्यान देना इधर, अब इधर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, अगर रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, टाइम 0 है, तो उस कंडीशन पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा, आर नॉट, उसका इनिशियल 100%, ठीक है। अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टी 0 है, तो आर का कंसंट्रेशन कितना होगा उसका, आर नॉट। तो इसको कर लें इधर, तो क्या मिलेगा, ये आर की जगह आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी की जगह 0 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको, आर नॉट। तो इस सी की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन नंबर 4 में सी की वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक है। सी की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, क्या मिलेगा मेरे को, आर इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस सी की जगह क्या आएगा तुम्हारा, आर नॉट, तो ये आर नॉट, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ट्रांसपोज कर लो इधर इसको, तो आर माइनस आर नॉट, या एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को भी मैं इक्वेशन नंबर 5 डाल देता हूं, और यहां पर मैं तुमको ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देना, एक ग्राफ प्लॉट करते चलो इस पर ही, इक्वेशन 5 पर। इक्वेशन कंपेयर करने बोला था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y क्या है तुम्हारा, r, x में क्या है तुम्हारा t, c क्या है तुम्हारा r नॉट, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ये जो वैल्यू है वो तुम्हारी r नॉट है। स्लोप क्या है तुम्हारा, माइनस के, यानी नीचे आ रहा है, तो ये जो स्लोप निकला, ये स्लोप क्या है तुम्हारा, माइनस, क्लियर हुआ। उसी को यूज करके तुमको इसको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। फिलहाल चलो देखते हैं क्या होगा, आगे बढ़ते हैं इस पे, इक्वेशन 5 को आगे लेके जा रहा हूं, तो r इक्वल्स टू प्लस आर नॉट, इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये उल्टा हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी। वैल्यू किसकी निकालनी है, के और टी, जिसकी भी निकालनी निकाल लो, मैं टी की निकाल दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो टी इक्वल्स टू क्या मिला मेरे को, आर नॉट माइनस आर बाय के, ये मिल गया।
लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया इतना? अभी यहीं पर ध्यान देना, एक पॉइंट यूज कर रहा हूं जिसको बोलते हैं अपन हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। इंडिकेट करते हैं टी हाफ से। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है उतना टाइम जितने में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल के एग्जैक्ट आधा होगा। अगर 100 लिए हो तो एग्जैक्ट 50 कितने टाइम में होगा, वो उसका हाफ लाइफ होगा। 80 लिए हो तो एग्जैक्ट आधा कितना हुआ, 40 कितने टाइम में होगा, ठीक है। और 200 लिए हो तो एग्जैक्ट आधा यानी 100 कितने टाइम में होगा। तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू बी एग्जैक्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, वो क्या कहलाएगा, उसका हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम में होता क्या है, टी जो है वो तुम्हारा टी हाफ हो जाता है, और आर जो होता है वो तुम्हारे इनिशियल का क्या हो जाता है, आधा। इसको पुट कर दो इसमें, तो टी की जगह मिला टी हाफ, आर नॉट की जगह तो आर नॉट ही रहेगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, आर नॉट बाय 2, तो ये आर नॉट बाय 2 अपॉन के। सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा आर नॉट बाय 2 के। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी मिली तुमको, आर नॉट बाय 2 के। क्लियर? ये तुम्हारा आर नॉट है ना, पी टाइप का दिख जा रहा है थोड़ा, हाँ हेलो। तो ये क्या हुआ तुम्हारा आर नॉट बाय 2 के। तो हाफ लाइफ पीरियड कितना निकला तुमको, आर नॉट बाय 2 के। इतने में कोई डाउट है किसी को? पक्का? रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही करता। हाँ, अभी एक मिनट ध्यान देना, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक चीज नोटिस करो, जो इनिशियल रेट है, ध्यान दो, इनिशियल रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर है? बट इसका जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन का रेट वो डिपेंड नहीं करेगा, बट इसका हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन से कंसंट्रेशन के ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। क्लियर हुआ पॉइंट? इतने में कोई डाउट है किसी को? और अगर हाफ लाइफ टाइम के लिए बोलेगा तो पूरा ही करना है ना? नहीं, हाफ लाइफ टाइम के लिए बोलेगा तो यहाँ से पकड़ के खींच देना, अच्छा, टी से ही ठीक है। कुछ नोट करने लायक है तो करो। सर वो आर नॉट बाय वो वाला ग्राफ नहीं नहीं बना। करेगा। ओके स्टार्ट, ठीक। अभी इधर हो, बस हल्ला नहीं है, अब ध्यान दो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था, सेम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है अपने को फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। जैसे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन था वैसे इसका भी रहेगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाय डी टी, और इंटीग्रेट रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था इसका, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा आर इक्वल्स टू के इंटू आर का पावर एन, इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। अब बट यहां पर ध्यान दो, क्योंकि हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए एन की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 1। नाउ दोनों रेट को ही इंडिकेट कर रहा है, तो इक्वेशन 1 विल बी इक्वल्स टू इक्वेशन 2। 1 क्या है तुम्हारा, माइनस डी आर बाय डी टी। इक्वेशन 2 क्या है, के इंटू आर। आर आर वाला टर्म एक साइड, बाकी सब एक साइड, तो माइनस डी आर बाय आर इक्वल्स टू के इंटू डी टी, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, और यहां पर लिख देते हैं अपन इंटीग्रेट करना है अपने को, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस बाहर डी आर बाय आर इक्वल्स टू के इंटू डी टी, ठीक है। डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग, लेकिन यहाँ पर नेचुरल लॉग होता है, तो एल एन लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो एल एन आर इक्वल्स टू के इंटू, इधर का इंटीग्रल क्या होगा, के बाहर कांस्टेंट है तो डी टी का इंटीग्रल टी, और प्लस भूल चुक माफी वाला सी। सी क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, बस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक। वही सेम कंडीशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 initial concentration of reactant will be, sorry, R will be the initial concentration of reactant R naught. वैल्यू पुटअप कर दो, माइनस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस एल एन आर नॉट। सी की वैल्यू क्या निकली, माइनस एल एन आर नॉट। इसको अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक। ध्यान दो, इधर इक्वेशन नंबर 4 में डल गया, क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 में से फिर, तो ये माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी प्लस सी था, बट सी की जगह क्या आएगा, माइनस एल एन आर नॉट, तो ये आ गया माइनस एल एन आर नॉट।
क्लियर हुआ? देखो ध्यान देना, इसको मैं डाल देता हूँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर डाल रहा हूँ पहले 5, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ठीक, अब इसको कंपेयर करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगेन ग्राफ क्या प्लॉट होगा? y एक्सेस में क्या है तुम्हारा? ln r, x एक्सेस में क्या है तुम्हारा? टाइम t, इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा? ln r नॉट, यानी यहां पर से कहीं से स्टार्ट होगा और ये जो डिफरेंस होगा वही क्या है तुम्हारा? ln r नॉट माइनस के, यानी ये क्या हो रहा है? डिक्रीज, और इसके स्लोप की वैल्यू कितनी निकलेगी? माइनस के। क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन 5 को ध्यान दो, इक्वेशन 5 को मैं सॉल्व करूंगा, माइनस ln r नॉट को इधर ले आता हूं तो क्या हो गया? प्लस ln r नॉट, इधर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? माइनस ln r इक्वल्स टू क्या मिला? के टी। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए बाई बी, वेरी गुड, तो ए बाय बी इक्वल्स टू क्या है? के टी। अब यहां ध्यान देना, ये जो ln होता है वो नेचुरल लॉग होता है, हम लोग जो लॉग लिखते हैं वो दूसरा लॉग होता है, तो हम लोग जो लॉग लिखते हैं वो होता है log टू द बेस 10, तो वो लॉग हुआ। बट अगर वही लॉग टू द बेस ई होता है तो उसको ln बोलते हैं। तो अभी तक जो लिखते आ रहा हूँ लॉग टू द बेस ई है, बट मेरे को कौन सा चाहिए? बेस टू द बेस 10, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ln की जगह इतना लिखना पड़ेगा, जो बचा वो लिख दो फिर, r नॉट बाय r इक्वल्स टू के टी। यहाँ से किसी की वैल्यू निकालो, मैं t की निकाल देता हूँ, t इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग r नॉट बाय r। ये पॉइंट क्लियर है इतना? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, तो इधर 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 थोड़ा ध्यान दो इसको। इसी फॉर्म में अगर मैं ln को log में कन्वर्ट कर दूं, यहीं पर कन्वर्ट करूं, तो क्या मिलेगा मेरे को? ln की जगह क्या लिखाएगा बोला था मैं? तो ये लिखाएगा 2.303 log r इक्वल्स टू माइनस के टी, क्योंकि इसमें तो ln है नहीं तो कुछ नहीं लिखाएगा, प्लस ln की जगह फिर से 2.303 log r नॉट ना, 2.303 से सब में डिवाइड कर दो, तो ये मिल गया मेरे को log r, इसमें डिवाइड करूंगा तो अपॉन में आएगा, प्लस यहां पर क्या आएगा? log r नॉट। अब इसको भी कंपेयर करोगे तुम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, और यहां से भी एक ग्राफ जो बनेगा वो तुम बनाओगे, वो तुम्हारा वर्क है। ठीक है, इसका स्लोप निकाल लेना, ये एग्जाम में आया है, इसका स्लोप कितना होता है करके। आगे का टर्म सेम कॉन्सेप्ट, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बताया था अभी मैं? टी हाफ, यानी कि एक रिएक्शन को आधा होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टी हाफ में क्या कंडीशन था? जब टाइम आधा होगा, कब? जब फाइनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल रिएक्टेंट के आधा होगा, यानी आर की वैल्यू आर नॉट बाय 2 होगी, तो आर की जगह आर नॉट बाय 2 रख दो और टी की जगह टी हाफ रख दो। तो यहां पर ध्यान देना क्या मिलेगा? टी की जगह टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 बाई आर, सॉरी के लॉग आर नॉट अपॉन आर की जगह क्या आएगा? आर नॉट बाय 2, ये 2 ऊपर चल देगा और आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल गया 2.303 बाई के इंटू लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.693 बाई के। जिसको विश्वास है लिख लो, जिसको नहीं है मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो 0.693 टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के। अब एक चीज नोटिस करो, ध्यान दो इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, बट उसका हाफ लाइफ टाइम क्या रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, जबकि जीरो ऑर्डर में उल्टा था, उधर नहीं कर रहा था, इधर रेट नहीं कर रहा था बट हाफ लाइफ टाइम कर रहा था, और इसमें फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन का रेट कर रहा है बट उसी का हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इतना पॉइंट क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना ध्यान से,
क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट दे सकता है डिराइव हाफ लाइफ टाइम करके, बट अब अगर मैं वहां पर रहता तो मैं क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट सेट नहीं करता, मैं क्वेश्चन सेट करता प्रूव दैट द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इट्स इनिशियल इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब पता है? इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्रूफ करो। तो कैसे करोगे? ग्राफ छोड़ देंगे। ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पर फिलहाल के उसके लिए, क्योंकि हम लोग का फोकस ये है ना, ग्राफ क्या इंपॉर्टेंट है? ग्राफ अलग से पढ़ने में इंपॉर्टेंट है, अलग से में भी आता है एग्जाम में ग्राफ। तो जैसे अगर ये बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाओ तो कौन सा बनाएंगे? 3-4 तो बता दिया आपने। एक तो बनाना ना, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी, कोई तो बना सकते। ठीक है। 3 तो है। अब यहाँ ध्यान दो, एक लास्ट रिएक्शन है दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स या दिखावा। ठीक है, देखना है, ध्यान देना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो अपीयर होगा फर्स्ट ऑर्डर बट होता नहीं है। होता क्या है? कम की ज्यादा? ज्यादा। होता हायर ऑर्डर है बट अपीयर होता है एज अ फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते, समझ में आ गया? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर दिखता है, वो अपीयर होता है, इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बट होता कौन सा है? वो हायर ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल में क्या आएगा यहाँ पर? ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना। एग्जाम्पल में ले रहा हूं मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट? सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला पता है? C12H22O11। इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन तो पानी डालेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक बार ग्लूकोज और एक बार फ्रक्टोज, एक बार ग्लूकोज और एक बार फ्रक्टोज। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं, ये वाला रेट लो एक्सप्रेशन, तो मेरे को क्या मिलेगा? रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट H2। यही होगा। अब एक बात बताओ, अगर जनरल टर्म में मैं इसको लेता हूं, अभी सिर्फ अज्यूम करने के लिए जनरल टर्म में, तो इसका ऑर्डर कितना है? कितना दिख रहा है ये ऑर्डर? 2 सेकेंड ऑर्डर। इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 1 + 1 कितना हुआ? यानी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकला? 2। क्लियर हुआ पॉइंट? बट ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता? तो देखो ध्यान से सुनना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता ये है, पहले पूरा सुन लो, अपने आप ही नहीं होता। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग को करना पड़ता है कुछ कांड, तब जाके वो होता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में जो 2 रिएक्टेंट तुमको दिए रहेंगे, उन 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तुम इतना ज्यादा ले लोगे, इतना ज्यादा ले लोगे, इतना ज्यादा कि उसका चेंज जो होगा, ठीक है, वो नेग्लिजिबल होगा। इतना नेग्लिजिबल कि उसके चेंज से कोई फर्क, अब चेंज से फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो उस चीज के ऊपर रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी क्या होगा? देखो कायदे से ये भी एक लग रहा है, ये भी एक लग रहा है, बैलेंस्ड है क्योंकि अब मैं इसको तो एक लिया, बट इसको मैं ले लिया 10,000, लगेगा कितना? लेकिन एक लिया कितना हूं? चेंज कितना हुआ? एक चेंज होगा, बचेगा कितना? कितना? 9,999, यानी 9,999। अब एक बात बताओ, सबको पता है अगर 599 का भी पैकेज होता है तो 600 रुपये देते हो, ठीक है। अब कुछ लोग का बात अलग होता है, ठीक है। तो अब ये 10,000 है, एक कम 9,999, तो कोई मेजर चेंजेस हुआ है क्या इसमें? नहीं हुआ। तो उसका चेंज हुआ है नो डाउट, बट वो इतना बड़ा अमाउंट था कि उसमें चेंज कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर आदमी, पता है ना, तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है, तो बोल देते हैं होंगे यार 100-150 करोड़ रुपए। तो एक बात सोचो, 100-150 करोड़, 100-150 करोड़, मतलब समझ रहे हो कितने का डिफरेंस आ गया? कितने का डिफरेंस आ गया? 100 करोड़ 150 करोड़, कितने का डिफरेंस आया? 50 करोड़ का डिफरेंस आया। लेकिन बोलने में कितना आसान था, 100-150 करोड़ होगा, समझ रहे हो? तो 100-150 करोड़ में एक बात सोचो, डिपेंड वो 50 की वैल्यू नहीं है, डिपेंड है भाई वो कितना बड़ा वैल्यू है, उसके बेसिस पे चेंजेस निकालते हैं अपन। तो 10,000 में से एक गया तो 9,999 बचा, लेकिन अगर वही 10 होता और उसमें से एक जाता तो 9 बचता ना, तो वो तो मेजर चेंज नहीं है।
सॉरी माइनर चेंज नहीं है, मेजर चेंज में काउंट होता। तो वही सूडो फर्स्ट ऑर्डर करता है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट का वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि उसके चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसका जो रेट निकालूंगा मैं वो पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ फिर, फर्स्ट ऑर्डर। बट क्या ये फर्स्ट ऑर्डर था, नहीं, हायर ऑर्डर था, लेकिन अभी क्या बन गया वो फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर वो रिएक्शन होता है जो अपीयर टू बी फर्स्ट ऑर्डर होता हायर ऑर्डर है बट दिखता फर्स्ट ऑर्डर है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका एक और एग्जांपल है, क्या एक और एग्जांपल इसका, बहुत बढ़िया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। उससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। बहुत बढ़िया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, तो ये दो चीजें बनती हैं, वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन है, एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में आता है दोनों, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। एक चीज नोटिस किया कि नहीं किया पता नहीं अभी तक, दोनों ही रिएक्शन क्या चीज के हैं, हाइड्रोलिसिस समझ में आ रहा है इसका मतलब, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो जनरल होगा और उसी का कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं अपन, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत इतने में नहीं। ठीक, एक चीज और नोटिस किए कि नहीं किए, जब पानी मिटाया तो के की जगह के डैश लिख दिया, क्यों? क्योंकि के डैश क्या है, के इंटू पानी। के डैश क्या है यहाँ पर, के इंटू पानी, जो इनिशियल में था उसको इसलिए हटा लिया गया क्योंकि उसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ये था तुम्हारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो अभी तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अभी कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से सुनना, जितने रेडियो एक्टिव डिके मटेरियल्स होते हैं, यानी जितने रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस होती हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनमें रेडियो एक्टिव डिके होता है, ठीक है, वो सारे रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ये बात को ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन देता है, जैसे कार्बन 14 आइसोटोप है, ठीक है, वो उससे अपनों को हाफ लाइफ निकालने बोल देगा, उसका कार्बन 14 आइसोटोप देगा, उससे हाफ लाइफ निकालने बोल देगा, और कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिया रहेगा जिससे हम लोग ये पता कर सके कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो, और ना ही उस क्वेश्चन में मेंशन किया कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो याद रखना, अगर वो रेडियो एक्टिव डिके है या रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, तो याद रखना वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। इतना पॉइंट क्लियर है, ये याद रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग इस पे और आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिर इस पे आर्हिनियस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, आर्हिनियस। आर्हिनियस थ्योरी इसमें देखेंगे अपन, या इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब ध्यान से समझना क्या है ये। देखो हम लोगों को इतना पता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक रिएक्शन का जो स्पीड है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर था टेम्परेचर। उस पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्सो और एंडो में अलग अलग होता है, बट जनरल केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर मैं रेट लॉ को कंसिडर करूं तो मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आर रेज टू द पावर ऑफ इट्स ऑर्डर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मेरे को पॉइंट ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए के, आर और एन यूज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इन तीनों में क्या चीज चेंज हो रहा है, पहले इसको देखते हैं। ये क्या है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो एक किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दो फैक्टर तो डिपेंड करेंगे नहीं। थर्ड जो बचा अपना आर है, वो आर क्या है, रेट कांस्टेंट। अब नाम पे ध्यान दो, रेट कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा। तो नहीं, यही तो सीन है, यही कांस्टेंट तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और यही वेरी करता है। समझ में आया? यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है वो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इट्स रेट कांस्टेंट वैल्यू होता है। क्योंकि उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। कैसे डिपेंड करता है, तो जनरल कंसिडरेशन ध्यान देकर सुनना। इधर देखो, जैसे मान के चलो अगर मैं एक कंडीशन लेता हूं, एक रिएक्शन है जिसको मैंने टेम्परेचर T1 पे काउंट किया, तो उसका रेट कांस्टेंट है K1। अगर मैं इसी सेम रिएक्शन को T1 पे
10 डिग्री बढ़ा दूं, कितना डिग्री बढ़ा दूं? 10 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे T1 है तुम्हारा, मान के चलो 40 डिग्री, और तो ये जो मैं T2 ले रहा हूं वो कितना होगा? 40 प्लस 10 50 डिग्री। तो 50 डिग्री में जो रेट कांस्टेंट K2 निकलेगा, एक तो ये पक्का है कि वो K2 होगा, K1 नहीं होगा, रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, बट वो कितना चेंज होगा? तो अप्रोक्सीमेटली K2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा पता है? 2K1। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 2K1। ये बात याद रखना, यानी कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज इट्स रेट कांस्टेंट वैल्यू बाय 2 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स। ठीक है। और अगर मैं थोड़ा और रेंज पे जाऊं तो 2 से 3 गुना चेंज होता है, यानी 2 to 3 टाइम्स होता है। एग्जैक्टली 2 टाइम्स नहीं होता, 2 to 3 टाइम्स होता है। ठीक है। अब यहां पर इसका मैं अगर वैल्यू निकालूं, ध्यान देना, रेट कांस्टेंट के मेजर्ड एट टेम्परेचर T+10 to the ratio with the rate constant measured at temperature T will approximately equals to 2। और ये जो निकला है इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये एग्जाम में आता है, और अच्छी बात यह कि बुक में दिया भी नहीं है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट मेजर्ड एट टेम्परेचर T+10 टू द रेट कांस्टेंट मेजर्ड एट टेम्परेचर T। तो रेट कांस्टेंट मेजर्ड एट टेम्परेचर T+10 अपॉन रेट कांस्टेंट मेजर्ड एट टेम्परेचर T, ये जो होता है वो क्या होता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 गुना होता है। ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इतना क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 गुना हो जाता है। तो क्या हर 10 डिग्री में होगा? तो आंसर इज यस। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे क्या होता है? रेट कांस्टेंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होते जाएगा? डबल होते जाएगा। ठीक है। अब जैसे हाथ को आपको चलो KT+10 क्या है? रेट कांस्टेंट मेजर्ड एट टेम्परेचर, बस रेट कांस्टेंट मेजर्ड एट टेम्परेचर T+10 टू द रेट कांस्टेंट मेजर्ड एट टेम्परेचर T, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? 2 आएगी। और यही रेशियो क्या कहलाता है? तुम्हारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। अभी यहां पर एक बात समझना कि आर्रहीनियस थ्योरी ये तो बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बिकॉज टेम्परेचर का डिपेंडेंसी रेट कांस्टेंट पे होता है। और ये भी बता दिया कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे वैल्यू डबल होती जाएगी। याद रखना, हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? हर बार डबल होती जाएगी। ठीक है। अब सीन यहां पर ये है कि ठीक है सर वो डबल होती जा रही है, तो अगर 40 पे मान के चलो 40 डिग्री पे 40 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू 3 है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी? 6। और 60 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी? 12। इसकी डबल। 70 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी? तो अब एक बात बताओ, ये जो वेरिएशन आ रहा है क्या ये लीनियर वेरिएशन है? 3 का 6 हो रहा है, तो 6 का 9 होना चाहिए था, फिर 9 का 12 होना चाहिए था, बट ये 3 का 6 फिर 12 फिर 24। तो ये कैसा इंक्रीमेंट हो रहा है? एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट हो रहा है जो जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। अब मैथ वाले छोड़ो, कैसा वेरिएशन हो रहा है? एक्सपोनेंशियल वेरिएशन हो रहा है यहाँ पर। अब उस एक्सपोनेंशियल वेरिएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आर्रहीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया, उसने ये बताया कि भाई जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट का वेरिएशन है, जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट का वेरिएशन है के, उसको डिपेंडेंसी पे एक्सप्लेन किया गया। ध्यान देकर सुना, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। के इक्वल्स टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी। कौन सा चीज क्या है? ध्यान देना, के रेट कांस्टेंट, ई एक्सपोनेंट है तुम्हारा, जो लॉग ई था, याद है कल पढ़े थे, सॉरी इससे थोड़े से पहले पढ़े थे, लॉग टू द बेस ई वाला, तो वो ई है। ई है क्या तुम्हारा? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है तुम्हारा? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। अब यहाँ पर ए क्या है तुम्हारा? वेरी गुड, ये यहाँ पर कांस्टेंट है जो आर्रहीनियस की वजह से आया, तो यहाँ पर कैपिटल ए है तुम्हारा आर्रहीनियस कांस्टेंट। ठीक है। इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, याद रखना। ए को ही क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ऐसा क्यों? प्री मतलब पहले, एक्सपोनेंशियल फैक्टर से आने पहले, एक्सपोनेंशियल फैक्टर से जो पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और यही क्या है तुम्हारा? आर्रहीनियस कांस्टेंट कोई बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में देता है कि ये फाइंड आउट करो करके, तो पता होना चाहिए किसको बोलते हैं करके। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग यानी नेचुरल लॉग लगेगा, तो ln k इक्वल्स टू ln
ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, लॉग ए पावर एन क्या होता है? ये सामने आ जाएगा, तो एल एन ए ये सामने आ गया, तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ई ए बाय आर टी एल एन ई। अब एल एन ई की वैल्यू होती है 1, तो ये मिल गया तुमको एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। ये किसके वैल्यू के लिए मिला? एल एन के लिए मिला। ये समझ में आया? इसी को रीअरेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो एल एन के इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर इंटू टी प्लस एल एन ए। अब इसको कंपेयर करना है तुमको विद द इक्वेशन लीनियर, याद है लीनियर लाइन इक्वेशन जो था अपना लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो ग्राफ प्लॉट करें तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ध्यान देना ना। ये y एक्सिस में क्या है तुम्हारा? एल एन के, तो ये एल एन के। x एक्सिस में क्या रहेगा तुम्हारा? देखो ध्यान दो, ई ए आर की टी। तो एक बात समझना, एक रिएक्शन के लिए हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं अभी, किसका वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं? टेम्परेचर का स्टडी कर रहे हैं। किसके लिए? रेट कांस्टेंट के लिए। तो यही दो चीज तो वेरिएबल है, तो एक साइड तो के आ गया, तो दूसरे साइड डेफिनेटली क्या आना चाहिए? लेकिन यहाँ डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं है, ये 1/T है ना, तो m क्या हो गया? ऑटोमेटिकली माइनस ए बाय आर हो गया। c क्या है तुम्हारा? इंटरसेप्ट, यानी एल एन ए पॉजिटिव में, यानी कुछ ऊपर से स्टार्ट हुआ यहां पर से, और ये जो डिफरेंस वैल्यू है यही तुम्हारा क्या है? एल एन ए। स्लोप जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कैसे पता चला? माइनस दिया है, और उस स्लोप की वैल्यू कितनी है? तो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर। समझ में आ गया? अब यहां पर जो एल एन है उसको कन्वर्ट करेंगे अपन लॉग में, तो ये नेचुरल लॉग है, तो इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा ये? तो ध्यान देना, इसको क्या बताया था कल, याद है कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया, 2.303 log। ln को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? 2.303 log। बाकी लिख दो एज इट इज। ये log के इक्वल्स टू, यहां पर होगा क्या? नहीं, क्यों? ln है ही नहीं वहां पर। वेरी गुड, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस ई ए बाय आर टी प्लस, यहां पर होगा क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ ln है, तो ये क्या बनेगा? 2.303 log a। सर लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे आप छोड़ दिए। तो यहाँ पर ln नहीं है, नहीं छोड़ सकते वैसे। ln को ही तो log में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ, तो जहां पर ln रहेगा वहीं पर 2.303 log लगेगा, जहां पर ln नहीं होगा वहां पर क्यों मल्टीप्लाई करना जब है ही नहीं। तो अब सबको 2.303 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? log k इक्वल्स टू माइनस ये अपॉन, देखो इसको डिवाइड किया तो गायब हो गया 2.303, यहां पर करेंगे तो ये नीचे में रह जाएगा 2.303 आर टी प्लस, यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों गायब, क्या बचा? log a। अब अगेन ये तुम्हारा वर्क है, इसको तुम कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, और तुम ग्राफ प्लॉट करोगे। आई थिंक अब तुम कर सकते हो, क्लियरली दिख रहा है, देख के बना सकते हो खुद से ग्राफ को। यहाँ पर y एक्सिस में log के रहेगा, x एक्सिस में अगेन 1/T ही रहेगा। याद रखना, y एक्सिस और x एक्सिस में वो चीजें आती हैं जो वेरिएबल होती है, जो कांस्टेंट रहेगी वो y एक्सिस और x एक्सिस में नहीं आएगा, जो वेरिएबल रहेगा सिर्फ वही आएगा। तो log के और x में यहाँ पर कौन वेरिएबल है? 1/T। इंटरसेप्ट सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या चीज का नोटिस कर रहे हो? कुछ ln की जगह हर जगह नहीं, स्लोप का चेंज है, नोटिस करो। यहां पर स्लोप था माइनस ई ए बाय आर, यहां पर स्लोप है माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ln की जगह log लग गया इसलिए स्लोप में वेरिएशन आ गया थोड़ा सा। हाँ, ln k की जगह log किया जाएगा, 1/T की जगह कोई चेंजेस नहीं, 1/T ही रहेगा। वो log ln ठीक है, की जगह log है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, सो मैं यहां पर इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 मेरे लिए अभी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है किसी को? वेरी गुड। हाँ चलो अभी ध्यान देने दो, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जो वेरिएशन आएगा तुम्हारा, यानी log k का वैल्यू हम लोगों ने निकाला माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a, ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी अभी। तो देखो आर्रीनेस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि रेट कांस्टेंट जो होता है तुम्हारा वो कैसे वेरी कर रहा है टेम्परेचर से, ये फाइंड आउट कर लिए। अब अपने को ये जानना है कि अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना चेंज होगा, और उस चेंजेस को कैसे निकालेंगे अपन। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर ध्यान देना, दो केस लेते हैं एक ही रिएक्शन के लिए। तो मैं कंसिडर करता हूं एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा?
K1। अगर टेम्परेचर को मैंने T1 लिया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, K1 आएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा, log K की जगह क्या मिलेगा, K1 इक्वल्स टू माइनस EA1 अपॉन 2.303 R1 इंटू T1 प्लस log A1। फर्स्ट केस के लिए सब में 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही एट टेम्परेचर एक सवाल सर, T2, 2 मिनट रुकना, एट टेम्परेचर T2 K इक्वल्स टू क्या हो जाता है तुम्हारा, K2। तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगा फिर, log K2 इक्वल्स टू जहां जहां 1 है वहां 2, तो माइनस EA2 अपॉन 2.303 R2 T2 प्लस log A2। अब एक बात जानना मेरे को, ध्यान दे सुनना, टेम्परेचर चेंज हुआ तो कौन कौन सी वैल्यू कायदे से चेंज होनी चाहिए। नो डाउट टेम्परेचर चेंज करने से K की वैल्यू तो चेंज होगी, यानी टेम्परेचर अगर T1 है तो K की वैल्यू K1 हो जाएगी, दैट्स ओके। क्या अरीनियस कांस्टेंट भी चेंज होगा एक इक्वेशन के लिए, तो नहीं, तो यहां पर A1 A2 नहीं होगा, दैट विल बी A इटसेल्फ, वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होती है, फिक्स एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, क्या होती है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो वो भी चेंज नहीं होगा। और गैसियस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, वो भी एक के लिए तो फिक्स ही होगा, एक के लिए छोड़ो तो वैसे भी फिक्स होता है, ठीक है। तो वो वैसे भी फिक्स होता है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं उस चीज से। यानी कि टेम्परेचर T1 होने पे K की वैल्यू K1 होगी, दैट्स इट, बस, और कोई चेंजेस नहीं होगा। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन बी 3। वेरिएशन ऑब्जर्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दे। log K2 माइनस ये वाला log K1, log K1 इक्वल्स टू, ये इतना बड़ा टर्म लिखाएगा पहले, माइनस EA बाय 2.303 RT2 प्लस log A, इतना बड़ा टर्म माइनस, अब इसके बाद इक्वेशन 2 यानी इतना बड़ा टर्म, तो क्या दिया है वो, माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, उससे पहले log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B। ये जब डेरिवेशन कर रहे थे फर्स्ट लॉ का तब भी यूज किए थे उसमें, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर का। तो log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस EA बाय 2.303 RT2 प्लस log A, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस, तो ये प्लस करने से क्या बनेगा यहाँ पर अपने को, प्लस EA बाय 2.303 RT1 प्लस माइनस माइनस log A, तो ये प्लस log A माइनस log A कैंसिल हो गया। अच्छा, ये दोनों में से ध्यान दो, प्लस वाले को पहले लिख सकता हूँ, कोई सीन तो नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। मैं दो चीजें एक साथ करूंगा, प्लस वाला पहले भी लिखूंगा और उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा था वो भी निकाल देते हैं, तो ऊपर लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, देखो log K2 अपॉन K1 यहां से सेम है, इसको पहले लिख दो तो क्या मिलेगा मेरे को, चलो EA बाय 2.303 RT1, ये पहले लिखा गया ना प्लस वाला, अब माइनस वाले को बाद में लिखूंगा, तो ये माइनस EA बाय 2.303 RT2, कुछ कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो EA अपॉन 2.303 R, बस। देखो दोनों में EA है, दोनों में 2.303 है और दोनों में R भी है, तो कॉमन निकल गया, क्या बचा अंदर में, 1/T1, वेरी गुड, 1/T1 माइनस 1/T2, ये मिल गया मेरे को log K2 बाई K1 की वैल्यू। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, कि टेम्परेचर चेंज करने से कितना K में वैल्यू चेंज होगा कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला। अब इसके एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं इसका एलसीएम लेके, तो T2 माइनस T1 बाई T1 T2, वो तुम लोग खुद से कर लेना, और ये कट नहीं करेगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना में, इतने में कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। अब इस पे ध्यान देते हैं EA क्या होता है, ठीक है, तो उसको ग्राफिकली समझेंगे, ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ना जो ये पढ़ने वाले, ध्यान देना इधर। मैं इसको ले रहा हूं, ये तुम्हारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी टाइम ही होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट में, ये तुम्हारी एंथैल्पी है, एक रिएक्टेंट है यहां पर, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी, तो ध्यान देना एंथैल्पी को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, H से,
तो ये तुम्हारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यानी HR हो गया। ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में। तो लेट अस अज्यूम ये प्रोडक्ट बन रहा है इसका, नीचे बना दो, ऊपर ऊपर, ठीक है चलो थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पी है? ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, तो ये HP प्रोडक्ट की एंथैल्पी हो गई और रिएक्टेंट की एंथैल्पी इतनी है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन कैसे होता है उसका? ये इस टाइप से प्रोडक्ट में कन्वर्जन है, ठीक। अभी एक बात बताओ, रिएक्टेंट के पास कितनी एंथैल्पी है? एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, तुम्हारे समझने के लिए। इतनी एनर्जी है रिएक्टेंट के पास। प्रोडक्ट में के पास कितनी एनर्जी है? इतनी। तो डिफरेंस कितनी है दोनों की? इसको बोलते, वेरी गुड, इसको बोलते डेल एच। इसको क्या बोलेंगे अपन? डेल एच। यानी ये देखो, ये डिफरेंस है इतना, इसके पास इतना, इसके पास इतना, तो ये क्या कहलाएगी हमारे लिए? डेल एच कहलाएगी। अभी एक बात बताओ, डेल एच निकालेंगे कैसे? तो चेंज इन तो हर बार कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पे ज्यादा है कि इनिशियल पे ज्यादा है? फाइनल पे ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या कोई बता सकता है कौन सा नेचर ऑफ रिएक्शन ये है? वेरी गुड, ये है फिर एंडोथर्मिक। ये कैसा तुम्हारा? एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल एच पॉजिटिव किसके लिए होता है? एंडोथर्मिक के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी एक बात बताओ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए? क्योंकि भाई देखो, रिएक्टेंट यहां से ऐसा होकर जाएगा प्रोडक्ट बनने के लिए, तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए कन्वर्ट होने के लिए, तब तो वो इसको बैरियर को क्रॉस करके जाएगा। और यही एनर्जी क्या कहलाती है पता है? एक्टिवेशन एनर्जी। सर बैरियर बोले मतलब? बता रहा हूं, ये एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब समझना, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए ताकि वो इस रुकावट को पार करके प्रोडक्ट बन सके। ये एक तरीके का क्या है? रुकावट है, एनर्जी बैरियर है, एक तरीके का रुकावट है। रुकावट मतलब बैरियर हो गया, और ये बैरियर किस चीज से रिलेटेड है? एनर्जी से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? एनर्जी बैरियर। तो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर वेरी करने से भी सेम थी। समझ में आ गया? और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती? क्लियर हो गया ये चीज? तो सर क्या एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहना अच्छा है कि कम रहना अच्छा है? तो एक बात समझना, देखो एक्टिवेशन एनर्जी इतना बड़ा है तो रिएक्टेंट को यहां से यहां तक चढ़ना पड़ेगा तब जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इस पॉइंट पे, ये जो एनर्जी बैरियर का पॉइंट है, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होता है। यानी यहां पर ना तो वो रिएक्टेंट का फॉर्म होता है एग्जैक्ट, ना ही वो प्रोडक्ट का फॉर्म होता है एग्जैक्ट। वो दोनों का इन बिटवीन फॉर्म होता है और वो अनस्टेबल होता है। याद रखना, स्टेबल नहीं होता वो क्या होता है? अनस्टेबल। यानी वो यहां पर रहता है ना तो लुढ़कने वाला रहता है, पीछे गिरूं आगे गिरूं, पीछे गिरूं आगे गिरूं। अगर वो पीछे गिर गया तो वापस से, और आगे गिर गया तो फिर वो। समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो ये कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है? वेरी गुड, कम होना अच्छा है। क्यों? अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको। और अज्यूम करो कि अगर ये कम होता, इतना बड़ा बस होता, सॉरी, अगर ये सिर्फ इतना बड़ा होता, यहां पर ये ब्लू वाला ध्यान देना, अगर ये ब्लू वाला बस होता तो एक बात बताओ, दोनों में जल्दी कन्वर्जन किस में होगा? ब्लू वाले में होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम रिक्वायर्ड है ना। इसको इतना बड़ा एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए, और इसको इतनी सा एनर्जी चाहिए, पट से चढ़ के सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम लगेगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा, यानी ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। ये पॉइंट समझ में आ गया? इतना कोई दिक्कत? तो सर कोई तरीका है क्या एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का? बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का, दैट इज इंप्लीमेंट दी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डाल दो। ठीक है, तो कैटलिस्ट का ग्राफ कौन सा है? ये ब्लू वाला कैटलिस्ट का ग्राफ है, और ब्लैक वाला क्या है? ये विथआउट कैटलिस्ट है। अगर कोई भी रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के काम कर रहा है और कोई रिएक्शन विथ कैटलिस्ट काम कर रहा है, तो ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है तुमको, ग्राफ दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारा? विथ कैटलिस्ट का ग्राफ है। ठीक है, यानी अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट डाल दिया तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी में कितना चेंजेस हो गया दिख रहा है? तो क्या हुआ, पहले बिना कैटलिस्ट के जब हम लोग कोई रिएक्शन को फॉलो करते हैं
तो ये ब्लैक वाले को चढ़कर जाना पड़ेगा, और जब अपन कैटलिस्ट डाल देंगे तो ये ब्लू वाले को चढ़कर जाना पड़ेगा। तो कौन सा चढ़ाई ज़्यादा आसान है? छोटा वाला, ऑब्वियस ही बात, यानी विद कैटलिस्ट वाला। तो विद कैटलिस्ट की हेल्प से होता क्या है? अब देखो, सबको ये पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, बट कैसे करता है? तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली, ध्यान से सुनना, हर एक जो केमिस्ट्री का ग्रुप है ना, अपने अकॉर्डिंगली थ्योरी देता है। जैसे सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करके या सरफेस एरिया बढ़ाकर। अभी हम लोग काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेटिक्स में यानी केमिकल काइनेटिक्स में कैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है? बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। यानी देखो, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी और अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? कम हो गई। तो इतना मेजर चेंजेस हो गया इसमें, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? और एक चीज नोटिस करो, दोनों में रिएक्टेंट वही है और प्रोडक्ट भी वही है, चाहे ब्लैक वाले में जाओ चाहे ब्लू वाले में जाओ, यानी चाहे विथआउट कैटलिस्ट जाओ या चाहे विथ कैटलिस्ट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में प्रोडक्ट वही बन रहा है। यानी कैटलिस्ट इंप्लीमेंट करने से भी तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रोडक्ट तुमको वही मिलेगा। बस सीन क्या होगा? रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्यों फास्ट हो जा रहा है? बिकॉज उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट इंप्लीमेंट करने से क्या होता है, कैटलिस्ट इंप्लीमेंट करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ग्राफिकली ये एक्सप्लेनेशन है उसका, समझ में आ गया? सेम ग्राफ बना सकते हो तुम किसके लिए? एक्सोथर्मिक के लिए भी। क्या चेंजेस होगा? ये प्रोडक्ट का वैल्यू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी रिएक्टेंट से कम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, बाकी एक्सप्लेनेशन पूरा सेम रहेगा। तो इतने में कोई दिक्कत है किसी को कोई भी चीज में? पक्का? ठीक है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, चलो ध्यान देना, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या होता है? ये अभी जो अपन ग्राफ पढ़े थे, याद है? ये ऐसे वाला जी अभी पढ़े नहीं थे 2 सेकंड पहले ही? जी सर। ये वाला, तो यही वाला ग्राफ तुम्हारा क्या है? तो यहाँ पर बताया था, याद है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है करके, तो उसी को एक्सप्लेन करेगा ये। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये बोलता है कि कोई भी रिएक्टेंट, ध्यान दो इधर, कोई भी रिएक्टेंट, लेट अस अज्यूम मैं रिएक्टेंट को R ले रहा हूं, या तुम चाहो तो S भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। S का मतलब होता है सबस्ट्रेट, तो S लूं कि R लूं ये बताओ पहले। R का मतलब रिएक्टेंट हो गया। जब ये रिएक्टेंट किसी भी कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होता है पहले, तो ध्यान दो, रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होकर बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड RC, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन। ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बना है वो इंटरमीडिएट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, यानी यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, बट उस प्रोडक्ट को बनने से पहले रिएक्टेंट अपना फेस ट्रांसफॉर्म करता है और क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट। जस्ट लाइक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने से पहले एक ट्रांजिशन फेज पार करता है, तो वही ट्रांजिशन फेज क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट। और वो इंटरमीडिएट किस फॉर्म में रहता है? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। और वही कॉम्प्लेक्स आगे प्रोसीड करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट, और साथ में वापस से कैटलिस्ट हम लोग को मिल जाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, यानी कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो यूज नहीं होता उस पर, वो सिर्फ उसको हेल्प करता है बस, खुद कंज्यूम नहीं होता। इन्वॉल्व बोलना गलत वर्ड है, कंज्यूम नहीं होता बोलना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ठीक है, ये बात याद है? हाँ, ठीक है। तो इन्वॉल्व होगा, हेल्प करेगा ट्रांजिशन में, बट वो कंज्यूम नहीं होगा उस पर। तो अब ध्यान देना कैसे हो रहा है। तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर पहले एक कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करता है जो कि एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है, और वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा, उसके बाद फिर क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ऐसा कौन बोलता है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक, ऐसा कौन बोलता है? समझ में आ गया? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको इंटरमीडिएट इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का होता है। अब बीच के होने का मतलब पता है? मतलब कि अगर रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बना तो कॉम्प्लेक्स वापस से क्या बन सकता है? रिएक्टेंट भी बन सकता है, याद है? यहां पर चढ़ने के बाद वापस भी तो आ सकता है। और प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पे बना तो जनरली वो एक बार बन गया तो फिर बन गया वाला सीन रहता है, ये वापस जनरली नहीं आता। तो यहां पर एक ट्रांजिशन क्रिएट होता है कि भाई बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा वाला चीज। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, इतना चीज, इतने में कोई दिक्कत है किसी को? तो यही तुम्हारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है।
सम अप करता हूं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करता है जो इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स होता है और उसके बाद ही फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना कोलिजन थ्योरी। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान देकर सुन लेना, ठीक है। देखो कोलिजन थ्योरी क्या बोलते हैं, नाम पे ध्यान दो। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन किया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। एज सिंपल एज इट इज, कसम से भयानक सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल। कोलिजन थ्योरी सिर्फ इतना बोलता है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकराएंगे, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकराएंगे और क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। इतना ही सिंपल है थ्योरी। अब इसके लिए बेचारा कुछ कुछ एक्सप्लेन किया है कि देखो पहला पॉइंट, जब टकराएंगे तो क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एनर्जी फैक्टर। कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फैक्टर। यानी कि जब ये दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो टकराने से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। अगर वो एनर्जी इनफ हुई किस चीज के लिए, याद है वो ग्राफ, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तो वो अगर एनर्जी इनफ हुई, यानी कि इनफ एनर्जी हुई उसके पास, इनफ एनर्जी हुई उसके पास, अगर वह एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके तब क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा। और अगर वो टकराया, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, बट अगर इनफ एनर्जी नहीं हुई तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। आगे समझ में, कितना सिंपल था, सिंपल था एकदम। क्या बोलता है कोलिजन थ्योरी, दो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अब वो टकराएंगे तो एनर्जी निकलेगा, अगर वो एनर्जी इनफ हुई इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए तो प्रोडक्ट बनेगा, इनफ नहीं हुई तो वापस ढुल के फिर से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ध्यान से सुनना, ऐसा कोलिजन जिसमें इनफ एनर्जी निकलती है और उसमें क्या बन जाता है, प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव कोलिजन। उसको क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव कोलिजन। और ऐसा कोलिजन जिसमें इनफ एनर्जी जनरेट नहीं होती और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनइफेक्टिव कोलिजन। उसको क्या बोलते हैं अपन, इनइफेक्टिव कोलिजन। तो दो टाइप के कोलिजन होता है, क्लियर है, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन वो जिसमें प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे प्रोडक्ट बना, इफेक्टिव, टकराए प्रोडक्ट नहीं बना, इनइफेक्टिव। नहीं बना तो दोबारा फिर टकराएंगे, बन गया तो अगेन इफेक्टिव, नहीं बना तो फिर से इनइफेक्टिव, फिर टकराएंगे तो ये टकराते रहेंगे टकराते रहेंगे टकराते रहेंगे। समझ में आ गया? तो सिर्फ क्या चलते रहेगा उनमें आपस में, कोलिजन। तो सर क्या एनर्जी के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है? तो है ना भैया, एक फैक्टर और है। क्या है पता है? ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल्स प्रॉपर सही तरीके से टकराने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर किसी को ताली मारना है तो ताली कैसे मारते हैं अपन, सही है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं ऐसे ताली मार दूं, आवाज तो इसमें भी निकला, लेकिन क्या ये ताली है? तो नहीं है, ठीक। तो ध्यान दो, टकरा ऐसे भी ना है, एनर्जी निकल रहा है इसमें भी, लेकिन ये इफेक्टिव कोलिजन में काउंट होगा क्या? नहीं होगा। तो सिर्फ एनर्जी वो फैक्टर नहीं हो सकता, फैक्टर और क्या होगा तुम्हारा, ओरिएंटेशन भी। ये तुम्हारी ताली हुई और ये क्या होगा तुम्हारा, ओरिएंटेशन हो गया कि सही तरीके से टकराना चाहिए। अब ध्यान देना, चलो कंसिडर करते ना, ये सही तरीके से टकरा रहा है, प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। क्यों? टकरा तो सही रहा है, ओरिएंटेशन तो सही है, बट एनर्जी कम हो रही है, उसकी इनफ एनर्जी नहीं निकल रही है। तो सिर्फ टकराना भी ओके नहीं है, मतलब सिर्फ ओरिएंटेशन भी ओके नहीं है। ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए और साथ में एनर्जी भी इनफ होनी चाहिए। तो दोनों चीजें कंपलसरी हैं, यानी कि एनर्जी भी इनफ होनी चाहिए और ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी को मॉलिक्यूल में स्टडी करें तो जैसे ध्यान दो, मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं NO2 का, तो ये N और ये O2, ये NO2 का मॉलिक्यूल है और एक और NO2 का मॉलिक्यूल, ये दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी आपस में कैसे टकराएंगे? तो ध्यान देना, ये इधर से टकराएगा और ये इधर से टकराएगा। अब दोनों टकरा के क्या बनेंगे? तो ये दोनों टकराएंगे और कंबाइन हो जाएंगे। ये N, इधर का O, इधर का O, ये है। अब ये इसके साथ टकराने आ रहा है, ये टक्कर हो गया उसका N का, और इसके साथ कौन है, O और ये O, तो ये क्या बना, N2O4, ठीक है। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में था करके बन गया। अगर इसी का ओरिएंटेशन को चलो चेंज कर देते एक बार, ये O है
ये N है, ये O है, ये इसको सेम लिया, इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ONO है, ये भी NO2 ही। बट अब बताओ मेरे को, अब ये जा रहा है टकराने के लिए इधर से और ये इधर से टकराने आ रहा है, तो जो टकराना होगा यानी कोलिजन होगा वो किन के बीच में होगा? N और O के बीच में। तो क्या यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनेगा अपने को? तो नहीं। क्यों नहीं? Proper orientation. क्योंकि यहाँ पर कोलिजन तो हो रहा है बट प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कोलिजन थ्योरी दो फैक्टर पे गवर्नड है टोटल, एक एनर्जी फैक्टर और एक ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी बोलता है कि अगर कोलिजन हो रहा है, इनफ एनर्जी निकल रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। अगर कोलिजन हो रहा है लेकिन एनर्जी इनफ नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बना, तो इनइफेक्टिव कोलिजन। ओरिएंटेशन बोलता है कि प्रॉपर होना चाहिए, एनर्जी के साथ साथ, इनफ एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा, इनफ एनर्जी निकल रही है बट ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। यहां पर एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी होती है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कितना है। नंबर ऑफ कोलिजन्स मतलब पता है ना, मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो कितना टकरा रहे हैं, एक सेकंड में कितनी बार टकरा रहे हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, एक यूनिट स्पेस पे, एक यूनिट वॉल्यूम पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितना टकरा रहे हैं। क्लियर? वो क्या होता है उसका? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर जितना ज्यादा होगा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा टकरा रहे हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बनने की। तो ये तीसरा जो है वो मैं एक्स्ट्रा इंक्लूड करके बता रहा हूं। तीसरा क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या बोलता है? नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पे पर यूनिट टाइम पे कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि अब एक बात बताओ मेरे को, तुम 40-50 ठो रखे हो, वो डार्ट गेम आता ना, 40-50 ठो तुम वो फेंकने के लिए एरो रखे हो, डार्ट लगाओ, फेंक रहे हो, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं लग जाएगा सही करके? अब अगर वही 2 ठो को फेंकोगे तो प्रोबेबिलिटी है क्या? क्यों? तो नंबर ऑफ कोलिजन्स यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा मिलेगा तुमको, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी भाई कि हाँ ये ज्यादा अच्छा फैक्टर है करके, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है उससे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर की समाप्ति। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। कुछ 2-4 फार्मूला बंद तो कर दो उसको, क्या फर्क पड़ेगा तेरा।